CH-222 माई 3 PD की असलियत। कुछ देर बाद अनिरुद्ध अपने पीछे सफ़ेद जादुई बाजों की आवाज़ सुनाई दी। जल्दी और तेज, हम उन्हें हम तक पहुंचने नहीं दे सकते, अनिरुद्ध ने अपने गरुड़ से कहा। गरुड़ और तेजी से अपने पंख फड़फड़ाने लगा। वो जानता था कि अगर उससे थोड़ी सी भी चूक हो गई तो वो सफ़ेद जादुई बाज उसके मालिक को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन दोनों की किस्मत अच्छी थी कि सफ़ेद जादुई बाजों को यह भनक नहीं लगी थी कि उस गरुड़ की पीठ पर एक इंसान था, वरना वो अपने साथियों को बुलाकर उनका बाहर जाने का रास्ता भी बंद कर देते। लेकिन वो सिर्फ इसलिए उसका पीछा कर रहे थे क्योंकि उसने उनसे लड़ाई की थी। अपने गरुड़ की पीठ पर बैठे अनिरुद्ध की हालत दर्द के मारे खराब हो गई थी। उसके हाथ खून से सन गए थे। वो अपनी उंगलियां तक नहीं हिला पा रहा था। किस्मत से उसने ढेर सारी लाल जादुई बूटी ढूंढ ली थी। अब बस उसे किसी तरह पश्चिमी किले तक पहुंचना था। उधर पश्चिमी झील में जब आरव ने किले की तरफ आसमान में देखा तो सफ़ेद जादुई बाजों और बैटल मैजिशियन के बीच का युद्ध और घमासान हो गया था। सफ़ेद जादुई बाज शहर के काफ़ी करीब आ गए थे। अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा था। कुछ देर पहले ही आरव को छुटकी से पता चला था कि अनिरुद्ध पूरा स्टोरेज ब्रेसलेट भरकर वापस लौट रहा है, और ये सुनकर आरव की फिक्र काफ़ी कम हो गई थी। अगर अनिरुद्ध समय रहते लाल जादुई बूटी के साथ वापस लौट आता तो उनकी सारी मुसीबत खत्म हो जाती। वहीं दूसरी तरफ विराट काले सांप ने उस डिफेक्टिव ब्लड सीरम के लगभग 2 ट्रक पी लिए थे। इतने सारे सीरम्स पीने के बाद वो अचानक से सो गया था। उसके शरीर पर जो घाव थे वो और पक गए थे। हालांकि आरव को अब भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि विराट काला सांप फिर से ठीक हो पाएगा या नहीं। मिस्टर दिग्विजय ने मीरा को बुला लिया था, इसीलिए आरव को अब अकेले ही विराट काले सांप की पहरेदारी करनी पड़ रही थी। आरव विराट काले सांप के साथ अकेला था। जैसे मीरा विराट काले सांप के सिर पर चढ़कर बैठ जाती थी, आरव भी बिल्कुल वैसे ही उसके ऊपर चढ़कर बैठ गया था। विराट काले सांप को वो डिफेक्टिव ब्लड सीरम पिलाने के बाद आरव का डर काफी कम हो गया था। देखा जाए तो भले ही विराट काले सांप की साइज बहुत बड़ी थी, लेकिन वो बहुत नर्म दिल था। आरव को इस बात पर तब भरोसा हो गया था जब इतना टॉर्चर सहने के बाद भी विराट काला सांप सिर्फ मीरा के बारे में सोच रहा था। आरव ने जब विराट काले सांप को पास से देखा तो उसे समझ आया कि उसकी स्किन अब धीरे धीरे निकल रही थी। गहरे गहरे जख्म भी बाहर गिरने लगे थे। आखिर ये चल क्या रहा है? इसके घाव ऐसे झड़ क्यों रहे हैं? आरव ये देखकर चौंक गया था। जब आरव विराट काले सांप के सिर पर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर से कुछ अलग हो रहा था। तभी आरव को एक प्यारी सी आवाज़ सुनाई दी। आरव, तुम क्या कर रहे हो? ये कोई और नहीं बल्कि छुटकी थी। आरव ने मुड़कर उसे देखा और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो अनिरुद्ध की मिशन में मदद कर रही थी ना? उसका मिशन पूरा हो गया क्या? नहीं, अभी तो नहीं। खैर, मैं उसके मिशन में यहाँ रहकर भी मदद कर सकती हूँ, छुटकी ने आरव को अपना मिनी लैपटॉप दिखाते हुए कहा। छुटकी की आंखें उसके लैपटॉप पर ही थीं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे विराट काला सांप 2 हिस्सों में बन रहा है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लाइटनिंग की शक्ति ने इसे 2 हिस्सों में बांट दिया? ये तो बहुत ही बुरी खबर है, आरव ने कहा। छुटकी विराट काले सांप के पास चलकर आई और एक छोटी सी क्यूट सी बंदरिया की तरह उसके ऊपर चढ़ने लगी। उसके अंदर डर का तो कोई नामो निशान भी नहीं था। जब वो आरव के पास पहुंची तो उसने विराट काले सांप को ध्यान से देखा और बोली, क्या मतलब 2 हिस्सों में बन रहा है? तुम सच में पूरे बेवकूफ़ हो। ध्यान से देखो, उसकी स्किन झड़ रही है। वो 2 हिस्सों में नहीं बन रहा है। छुटकी बिल्कुल 180 साल की बूढ़ी अम्मा की तरह आरव को समझा रही थी। आरव ने ध्यान से देखा और उसे आखिर में बात समझ में आ ही गई। वो मुस्कराकर बोला, इतनी परेशानी के बाद भी विराट काले सांप की स्किन झड़ने की प्रोसेस पूरी हो गई। अब तो ये और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। मीरा मैम ये खबर जानकर बहुत खुश होंगी। हाँ, अगर अनिरुद्ध भी सुरक्षित वापस लौट आया तो पूरी मुसीबत की जड़ ही खत्म हो जाएगी, छुटकी ने अपने लैपटॉप पर काम करते हुए कहा। हाँ, उम्मीद तो यही है। अचानक छुटकी विराट काले सांप के सिर पर ही बैठ गई और कंफ्यूज होकर बोली, अरे, ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? आगे नहीं बढ़ रहा है मतलब कौन नहीं बढ़ रहा है? आरव ने भी कंफ्यूज होकर पूछा। अनिरुद्ध मैप में दिख रहा है लेकिन वो अचानक रुक गया है और वो अभी जमीन पर ही है। लेकिन अजीब बात तो ये है कि आसपास कोई ताकतवर डीमन बीस्ट भी नहीं है। उसे तो पश्चिमी किले में जाकर रुकना था ना, तो फिर वो यहाँ क्यों रुका है? छुटकी को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? आरव ने परेशान होकर कहा। सच कहा जाए तो आरव अनिरुद्ध की बहादुरी से काफ़ी इम्प्रेस था। आज के ज़माने में ऐसे लोग बहुत कम मिलते थे जो दूसरों के लिए अपनी जान दांव पर लगा दे, और अनिरुद्ध तो अभी महज 17 साल का ही था।
पश्चिमी किले के पास वाले जंगल में अनिरुद्ध अपने गरुड़ पर पूरी तरह से लेट गया था ताकि कोई उसे देख ना पाए। उसके ऊपर पूरा आसमान सफ़ेद जादुई बाजों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि आसमान पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। जब भी वो ऊपर देखता तो उसे सफ़ेद जादुई बाजों के पंजे दिखाई देते और उसकी पीठ में झुरझुरी दौड़ जाती। सफ़ेद जादुई बाज बहुत ही तेजी से और पूरी शक्ति से अपने दुश्मनों पर हमला कर रहे थे। ना तो अनिरुद्ध ने आज तक कोई युद्ध देखा था और ना ही एक साथ इतने डीमन बीस्ट को देखा था। वो छिपने के लिए अपने गरुड़ पक्षी का इस्तेमाल कर रहा था और उसे डर था कि कहीं वो डीमन बीस्ट उसे देख ना ले। लेकिन इस वक्त वो किसी डीमन बीस्ट के डर की वजह से नहीं रुका था, बल्कि उसका रास्ता रोक रखा था एक आदमी ने। तुम्हारा नाम अनिरुद्ध है ना? मैं हूँ मंत्री पीडी। शाबाश, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। लाओ, अब वो लाल जादुई बूटी मुझे दे दो। मैं इसे सीधा क्वारंटाइन जोन में ले जाऊंगा ताकि सारे लोगों की जान बच जाए। अनिरुद्ध चुपचाप अपने सामने खड़े बिन बुलाए मेहमान को देख रहा था। वो जानता था कि ये इंसान मंत्री पीडी थे जो स्वपन नगरी की जनता में काफ़ी फेमस थे, लेकिन अनिरुद्ध को उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो छुटकी और आरव से सारा सच जान चुका था। वो जानता था कि महामारी के पीछे मंत्री पीडी का ही हाथ था। अनिरुद्ध ये नहीं जानता था कि मंत्री पीडी यहाँ क्यों आए थे, लेकिन उसे ये जरूर पता था कि वो उन जैसे गिरे हुए इंसान को लाल जादुई बूटी नहीं दे सकता था। आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं इन्हें खुद जनरल तक पहुंचा दूंगा और अगर आप इन्हें क्वारंटाइन जोन में ले जाना चाहते हैं तो मुझे जनरल के पास ले चलिए। वहां ये स्टोरेज ब्रेसलेट मैं आपको दे दूंगा, अनिरुद्ध ने कहा। मंत्री पीडी के चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने अनिरुद्ध को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और बोले, तो तुम एक आम लड़के हो और मुझे ऑर्डर दे रहे हो कि मैं तुम्हें जनरल के पास लेकर जाऊं? तो फिर आप ही बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, अनिरुद्ध ने पूछा। अगर तुम में थोड़ा सा भी दिमाग है तो वो स्टोरेज ब्रेसलेट अभी इसी वक्त मुझे दे दो। मंत्री पीडी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई थी, उसकी जगह नफरत ने ले ली थी। अगर स्थिति सामान्य होती तो मंत्री पीडी अनिरुद्ध से वो लाल जादुई बूटी लेने के लिए अपने किसी भी आदमी को भेज देते, लेकिन आसमान में घमासान युद्ध चल रहा था और ऐसे में किसी का भी अनिरुद्ध तक पहुंचना नामुमकिन था। मंत्री पीडी एक शेडो एलिमेंट सुपर रैंक मैजिशियन थे, इसलिए वहां तक इतनी आसानी से पहुंच गए थे। पूरे स्वपन नगरी और पश्चिमी किले में ऐसा कोई नहीं था जो इतने घमासान युद्ध के दौरान वहां तक पहुंच पाता। मंत्री पीडी भी हैरान हो गए थे कि 17 साल का लड़का इतनी खतरनाक स्थिति में भी वो लाल जादुई बूटी ले आया था जो इस महामारी का इलाज था। लेकिन मंत्री पीडी का ये सोचना था कि वो खुद स्वपन नगरी के हीरो बनकर इस दवाई को वहां लेकर जाएं ताकि कोई भी उन पर महामारी शुरू करने का इल्जाम ना लगा पाए। देखा जाए तो अभी उनकी कुर्सी खतरे में थी। मंत्री राजेश का उन पर से भरोसा उठ गया था। अगर अब वो ये दवा लेकर स्वपन नगरी नहीं पहुंचते तो उनके लिए मुसीबतें और भी बढ़ सकती थीं। लेकिन अगर वो ये लाल जादुई बूटी यानी कि महामारी से मुक्त होने की संजीवनी लेकर पहुंच जाते तो वो पूरे शहर के रक्षक बन जाते। इसके बाद मंत्री राजेश तो क्या, कोई भी उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता था। उल्टा उनकी पावर और पोजीशन पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाती, और वैसे भी इस बार तो उनके लिए काम और भी आसान था। उनके सामने सिर्फ 17 साल का एक लड़का था जिसे वो आसानी से अपने रास्ते से हटा सकते थे। ओह अच्छा, मंत्री पीडी ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा। क्या तुम मेरे खिलाफ जाने के बारे में सोच रहे हो? क्या तुम इसे मुझसे छीनने के बारे में सोच रहे हो? अनिरुद्ध ने गुस्से में कहा। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि कोई मंत्री इतना बुरा कैसे हो सकता है। मेरी बात सुनो लड़के, मुझे ये ब्रेसलेट दे दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि तुम्हें इसके बदले ढेर सारा पैसा भी दूंगा। लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो कल का सूरज देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे, मंत्री पीडी ने नफरत भरी टोन में कहा। उनका रूप अब बेहद डरावना हो गया था, एकदम डार्क और नेगेटिव। जो बूढ़ा मंत्री पूरी दुनिया के सामने मुस्कुराता रहता था और अच्छा बनने का ढोंग करता था, वो अब एक वहशी दरिंदा बन गया था। अचानक से चारों तरफ मंत्री पीडी का खतरनाक ऑरा फैल गया। उसका ऑरा इतना शक्तिशाली और डरावना था कि अनिरुद्ध के गरुड़ पक्षी ने डर के मारे अपने कदम पीछे कर लिए। अनिरुद्ध बुरी तरह से कांपने लगा था। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मंत्री पीडी काफी शक्तिशाली था और उसकी नजरें ऐसी थी जिसे देखकर कोई भी डर जाए। फिर अनिरुद्ध तो महज एक प्राइमरी मैजिशियन था। मैं ये आखिरी बार कहूंगा, वो स्टोरेज ब्रेसलेट मुझे दे दो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, मंत्री पीडी ने कहा। अनिरुद्ध ने उस स्टोरेज ब्रेसलेट को और कसकर पकड़ लिया। वो किसी भी कीमत पर उसे मंत्री पीडी को नहीं देने वाला था। इसे पाने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी और ये उसकी जिम्मेदारी थी कि वो आर्मी के जनरल तक इसे पहुंचाए। उसे मंत्री पीडी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि वो इसे इन्फेक्टेड लोगों तक पहुंचने भी देगा या नहीं। आखिर उसी के वजह से तो ये सब हो रहा था।
अरे, मैं ये बताना तो भूल ही गया कि मेरा दूसरा एलिमेंट का एलिमेंट है। मैं जानता हूं आज तक तुमने उसकी शक्ति नहीं देखी होगी। मंत्री बनने के बाद आज तक मैंने किसी को भी मारने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया। और मैं एक बात तुम्हें और बता दूं, जितने भी लोग मेरे इस एलिमेंट से मरे हैं, वो सब तुमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। मंत्री पीडी ने अपने हाथ से अनिरुद्ध की तरफ कुछ इशारा किया। अचानक अनिरुद्ध और उसके गरुड़ पक्षी के ठीक ऊपर हवा में एक बहुत ही बड़ी काली मकड़ी आ गई। देखने से ऐसा लग रहा था कि ये मंत्री पीडी के हाथ की कठपुतली थी, क्योंकि उस मकड़ी से जुड़ी स्ट्रिंग्स मंत्री पीडी के हाथ में थीं। मंत्री पीडी ने अपना हाथ घुमाया और अनिरुद्ध और उसके गरुड़ के चारों तरफ अंधेरा छा गया। देखते ही देखते ये काला घना अंधेरा मानो रस्सियों में बदल गया और उन्हें अपने अंदर जकड़ने लगा। अगले ही पल वहां एक मकड़ी का जाल उभर आया और हवा में तैर रही वो मकड़ी अपने जाल से अनिरुद्ध को बांधने लगी। इंसानों को कज एलिमेंट से सबसे ज्यादा खतरा होता था। जो काली घनी अंधेरी रस्सियां इंसानों को जकड़ लेती थीं, वो उनकी शक्ति भी अपने अंदर खींचती जाती थीं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो एक इंसान की आत्मा को भी चूस लेती थीं। अनिरुद्ध के साथ भी यही हो रहा था। कैसा लग रहा है तुम्हें? मैं काफी बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए मुझे ऐसे पाप करना अच्छा नहीं लगता। आखिर मुझे मरने के बाद जन्नत में जो जाना है। तुम मुझे ब्रेसलेट दे दो, मैं तुम्हें इस दर्द से मुक्त कर दूंगा, मंत्री पीडी ने कहा। अनिरुद्ध उन रस्सियों से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। दर्द के कारण उसका चेहरा नीला हो गया। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस अंधेरी रस्सी ने उसका गला दबा कर रखा था, इसीलिए उसकी आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। मंत्री पीडी अपने शिकार की तरफ देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो लड़का दया की भीख मांग रहा हो, लेकिन पीडी के चेहरे पर सिर्फ एक मुस्कान थी। उसने अपने हाथ से किसी चीज को मसलने का इशारा किया। उस मकड़ी ने सारी रस्सियां खींच दी। अचानक अनिरुद्ध की पूरी शक्ति खत्म हो गई। उसकी आधी से ज्यादा आत्मा उस मकड़ी ने चूस ली थी। उसका चेहरा पूरी तरह से नीला पड़ गया था और वह बहुत कमजोर हो गया था। अचानक उसकी आंखें, जो अब तक जिंदगी के लिए लड़ रही थीं, अपने सपनों को जिंदा रखने के लिए लड़ रही थीं, अब हमेशा के लिए बंद हो गईं। वो अपनी आखिरी सांस तक अच्छाई के लिए लड़ा था। बेवकूफ अनिरुद्ध। मंत्री पीडी अनिरुद्ध के पास गया और उसके हाथ से वो स्टोरेज ब्रेसलेट निकाल लिया। वो ब्रेसलेट हाथ में आने के बाद मंत्री पीडी ने अनिरुद्ध की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। अगर अनिरुद्ध के पास वो लाल जादुई बूटी नहीं होती तो वो कभी भी अनिरुद्ध पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। मंत्री पीडी को जो चाहिए था वो उसे मिल गया था। अब उसे जल्द से जल्द स्वप्न नगरी के क्वारंटाइन जोन में पहुंचना था। महामारी के एंटीडोट के साथ वो सबको अपनी साइड कर सकता था। अपने शेडो एलिमेंट की मदद से मंत्री पीडी आसानी से युद्ध के मैदान से होते हुए स्वप्न नगरी के लिए निकल गया और उस जवान लड़के की लाश को वहीं छोड़ आया। CH-223 सफेद जादुई बाजों का राजा उधर छुटकी विराट काले सांप के सिर पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला रही थी। इडियट, पागल कहीं के। उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत साफ नजर आ रही थी। पश्चिमी किले के पास जंगल में जो कुछ भी हुआ था, वो सब उसने अपने ब्लूटूथ डिवाइस से सुन लिया था। छुटकी मंत्री पीडी को नहीं बल्कि अनिरुद्ध को बुरा भला कह रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था कि अनिरुद्ध ने वो ब्रेसलेट मंत्री पीडी को क्यों नहीं दे दिया। एक प्राइमरी मैजिशियन होने के बाद भी उसने कैसे सोच लिया कि वो मंत्री पीडी का सामना कर लेगा। अगर वो ब्रेसलेट उस मंत्री को दे देता तो कम से कम अभी तो वो जिंदा होता। छुटकी की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। भले ही वो अनिरुद्ध को बुरा भला कह रही थी, लेकिन वो जानती थी कि अनिरुद्ध बहुत ही होशियार था। मंत्री पीडी के वहां आते ही उसने अपना खास कम्युनिकेशन डिवाइस चालू कर दिया था ताकि छुटकी सब कुछ सुन ले। मंत्री पीडी सोच भी नहीं सकता था कि उसका ये गुनाह छुटकी और आरव को पता चल गया था। अंधेरी मकड़ी का जाल वो तो किसी की भी आत्मा खींच लेता है, आरव ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। वो इस स्पेल से बखूबी वाकिफ था। जब मीरा और उसने रावण का पीछा किया था, तब उसने अपने कज एलिमेंट से सिंघानिया फैमिली के 4 मैजिशियंस को अकेले ही ठिकाने लगा दिया था। अनिरुद्ध के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उसका कल्टीवेशन तो उन 4 मैजिशियन से भी काफी कम था। वो क्या उस इंटरमीडिएट मैजिक स्पेल से खुद को बचा पाता? मंत्री पीडी सच में बहुत क्रूर था। उसने सिर्फ अपने फायदे के लिए 17 साल के लड़के की जान ले ली थी। छुटकी, तुम परेशान मत हो सकता है कि वो अभी जिंदा हो। आरव ने अब भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। तुम्हें क्या लगता है मैं बच्ची हूँ? मुझे नहीं पता कि कज एलिमेंट क्या होता है, छुटकी गुस्से में चिल्लाई। वो मंत्री पीडी तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। आरव का दिल बैठ गया था। महामारी की असली जड़ मंत्री पीडी ही था। आरव को पहले लगता था कि मंत्री पीडी उतना बुरा नहीं था, लेकिन उसने 17 साल के लड़के का खून करके ये दिखा दिया था कि वो कितना गिरा हुआ इंसान था।
आरव को तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि कोई इतना कठोर दिल, क्रूर और बेशर्म कैसे हो सकता है। पहले तो मंत्री पीडी ने उस महामारी की शुरुआत की जिसकी वजह से सफेद जादुई बाजों ने स्वपन नगरी पर हमला किया और शहर इतने बड़े खतरे में आ गया। इसके बाद भी उसको कोई पछतावा नहीं हुआ, बल्कि उसने अपने खुद के आदमी मिस्टर संतोष को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया और फिर उस लड़के की जान ले ली जिसने अपनी जान खतरे में डालकर पूरे शहर के लिए लाल जादुई बूटी लाने वाला था। वो एक ऐसे लड़के को कैसे मार सकता था जिसका दिल इतना साफ था। आरव को पहले लगता था कि बख्तावर सबसे ज्यादा क्रूर था जिसे वो जानता था, लेकिन मंत्री पीडी तो उससे भी 4 कदम आगे निकला। ना सिर्फ उसने अनिरुद्ध को मारा, बल्कि उसके बाद जोर जोर से हंसने लगा जैसे उसने कोई गेम जीत लिया हो। आरव को बखूबी याद था कि कैसे अनिरुद्ध बिना कुछ सोचे समझे किले की मीटिंग रूम में चला गया था और उसकी आंखों में अपने लोगों के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा था। आरव को ऐसा महसूस हो रहा था कि गुस्से से उसका सीना फट जाएगा। ये मंत्री अगर 10,000 बार भी मर गया तो भी इसका पाप कभी कम नहीं होगा। पश्चिमी किले के ऊपर का आसमान सफेद जादुई बाजों से भरा हुआ था। इंसानों और सफेद जादुई बाजों की सेना में कांटे की टक्कर चल रही थी। चारों तरफ युद्ध की आवाज गूंज रही थी। शहर के लोग डरे हुए थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि वो सफेद जादुई बाज शहर तक ना पहुंच पाए, वरना उनका पूरा शहर तबाह हो जाता। किले के आसपास 10 किलोमीटर का रेडियस युद्ध के मैदान में बदल गया था। परेशानी ये थी कि मैजिशियंस काफी कम थे और सफेद जादुई बाज बहुत ज्यादा। पश्चिमी किले के सारे सैनिक इस युद्ध में लड़ रहे थे। वो सब उड़ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने जमीन पर ऊंचे ऊंचे प्लेटफॉर्म बना लिए थे जिन पर खड़े होकर वो सफेद जादुई बाजों पर हमला कर रहे थे। वो उन्हें रोकने के लिए जो कुछ भी कर सकते थे वो कर रहे थे। ये युद्ध 2 हिस्सों में बंटा हुआ था। जमीनी लेवल पर सारे प्राइमरी और इंटरमीडिएट मैजिशियंस सफेद जादुई बाजों की विशाल सेना पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो नीचे आएं और उनसे लड़ें। इसी तरीके का इस्तेमाल करके वो कई सारे सफेद जादुई बाजों को मार चुके थे। किले के ठीक ऊपर का आसमान इस युद्ध की असली जगह थी। यहाँ वो एडवांस्ड मैजिशियंस सफेद जादुई बाजों से लड़ रहे थे जो आसमान में उड़ सकते थे। हर एडवांस्ड स्पेल अपनी अपार शक्ति के साथ सैकड़ों सफेद जादुई बाजों को मार सकता था। भले ही एडवांस्ड मैजिशियंस बहुत कम थे, लेकिन उनके हारने के कोई चांस नहीं थे। इसके और ऊपर बादलों में एक्सपर्ट 4 पंजों वाले जादुई बाजों से लड़ रहे थे। भले ही वो दूसरी तरफ के कमांडर क्लास 4 पंजों वाले सफेद जादुई बाज ही क्यों ना हो, या फिर इस तरफ के शाही गार्ड्स कमांडर्स या फिर मैजिक कोर्ट के जजेस हों, हर एक मौत युद्ध के नतीजे को बदल सकती थी। वहां कम से कम 10 कमांडर क्लास 4 पंजे वाले जादुई बाज थे। उनकी साइज काफी बड़ी थी और उनके पंजों में पहाड़ों को चूर करने की शक्ति थी। उनमें से एक भी शहर के लिए बहुत बड़ा खतरा था, तो 10 के क्या ही कहने। 10 के 10 4 पंजे वाले बाज बादलों के ऊपर आसमान में उड़ रहे थे। उनकी नफरत भरी नजरें छोटे छोटे इंसानों पर भी थी जो उनके ठीक नीचे हवा में उड़ रहे थे। सर्वेंट क्लास और वॉरियर क्लास सफेद जादुई बाज इतनी ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते थे क्योंकि वो ऊपर की तेज हवा और कम तापमान का सामना नहीं कर सकते थे। 4 पंजे वाले जादुई बाज अलग अलग होकर नहीं लड़ रहे थे। उन्होंने एक फॉर्मेशन बना ली थी जिसने आसमान में ढेर सारी जगह घेर ली थी। फॉर्मेशन के ठीक बीचों बीच सिल्वर कलर के पंखों वाला विशाल बाज उड़ रहा था। वो इन सारे कमांडर क्लास बीस्ट के बीच था। उसके पंख बाकी के सफेद जादुई बाजों से अलग थे। उसके सिल्वर पंखों से पता चल रहा था कि वो बाकी जादुई बाजों में सबसे शक्तिशाली था। उसकी ये सिल्वर पंख स्टील ब्लेड से भी ज्यादा नुकीले थे। ये सफेद जादुई बाजों का राजा लगभग एक कमरे के बराबर बड़ा था। वो अपनी घमंडी नजरों से इंसानों की तरफ बहुत ही ध्यान से देख रहा था। जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे उसे उन पर हंसी आ रही थी। वो बहुत ही शक्तिशाली था। उसे कोई डर नहीं था कि वो इंसानों के इलाके में आ गया था। उसके चारों तरफ उड़ रहे 10 4 पंजे वाले जादुई बाज उसके लिए रास्ता साफ कर सकते थे। उसे तो उन हजारों सफेद जादुई बाजों की सेना की भी कोई जरूरत नहीं थी। क्या वो सफेद जादुई बाज का राजा है? मिस्टर अनंत ने शौक होकर पूछा। और कौन होगा जिसे यहाँ तक 10 4 पंजे वाले बाज अपनी पूरी सुरक्षा में लाएंगे? दिग्विजय ने परेशान होकर कहा। सफेद जादुई बाजों का राजा बर्फीली पहाड़ी के जंगलों का सरताज था और सफेद जादुई बाज इसके इलाके में रहने वाले सिटीजन्स, उनकी गिनती इतनी ज्यादा थी कि वो सब एक साथ मिलकर दिन में भी सूरज को छिपा सकते थे। पश्चिमी किला इसलिए नहीं बनाया गया था ताकि मैजिशियन सफेद जादुई बाजों के खिलाफ पहरा दे सकें। असलियत तो ये थी कि सफेद जादुई बाजों ने आज तक इंसानों पर हमला ही नहीं किया था और इसलिए इंसान उन पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देते थे।
उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि इनकी तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, या फिर इन बाजों के राजा के पास खुद को सुरक्षित रखने के लिए 10 चार पंजों वाले कमांडर क्लास बाज थे। एक कमांडर क्लास डिमन से ही लड़ने में मैजिशियंस के पसीने छूट जाते थे, तो फिर वो उस बाजों के राजा का सामना कैसे करते? हमें बाजों के राजा तक पहुंचने के लिए पहले उन 10 कमांडर क्लास चार पंजों वाले बाजों से निपटना होगा, मंत्री राजेश ने सारे मैजिशियन से कहा। उनका सोचना एकदम सही था। जब तक वो उन 10 कमांडर क्लास बाजों से नहीं निपटते, बाजों के राजा पर एक भी हमला कर पाना नामुमकिन था। मंत्री जी, मुझे डर है कि हमारे पास बाजों के राजा को रोकने के लिए शक्ति नहीं बची है। सच कहूं तो हम सब एक साथ मिलकर भी उसे नहीं रोक सकते, आर्मी के जनरल ने कहा। हमारे पास उनसे लड़ने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। पहले चलकर उनमें से कुछ कमांडर क्लास बाजों को मारते हैं, वरना उन्हें लगेगा कि वो सेफ जोन्स में आकर कुछ भी कर सकते हैं। मंत्री राजेश ने ये कहते ही अपने फायर विंग्स एक्टिवेट किए और एक कमांडर क्लास बाज पर हमला करने के लिए चले गए। शाही गार्ड्स के हेड हरप्रीत भी तुरंत अपने विंड विंग्स एक्टिवेट करके उनके पीछे पीछे गए। मंत्री राजेश की शक्ति का तो कोई जवाब ही नहीं, मिस्टर अनंत ने कहा। आमतौर पर शाही गार्ड्स एनफोर्समेंट यूनियन के लोगों से ज़्यादा शक्तिशाली होते थे और शाही गार्ड्स के हेड होने के नाते मिस्टर हरप्रीत को मैजिशियंस में बेस्ट माना जाता था। लेकिन फिर भी उन्हें मंत्री राजेश की स्पीड से उड़ने में परेशानी हो रही थी। यहाँ तक कि उनके एलिमेंट्स का ऑरा भी मंत्री राजेश के एलिमेंट्स के ऑरा से कम था, जो हैरान कर देने वाला था। दोनों साइड्स के एक्सपर्ट्स के बीच का युद्ध बहुत ऊंचाई पर हो रहा था और नीचे जमीन के पास सर्वेंट क्लास सफेद जादुई बाज और मैजिशियन भी एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे थे। इस युद्ध के मैदान से कुछ दूरी पर एक जंगल था। वहां जंगल के बीच में एक ग्रे कलर का गरुड़ पक्षी, जो बाकी डिमन बीस्ट से थोड़ा अलग था, इस इलाके के चक्कर लगा रहा था और जोर जोर से चीख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहद गुस्से में था। उसकी आवाज बिल्कुल किसी बांसुरी की आवाज जैसी थी और काफी दूर तक जा रही थी, लेकिन साफ समझ में आ रहा था कि उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उसके रंग से दिख रहा था कि वो एक मिक्स ब्रीड था। वो सफेद जादुई बाजों से बिल्कुल अलग दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ पास ही हवा में उड़ रहे सफेद जादुई बाजों को उनका खाना मिल गया था। उनकी आंखें जमीन पर टिकी हुई थीं। वो गरुड़ बार बार आवाज कर रहा था, लेकिन उन सफेद जादुई बाजों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक सफेद जादुई बाज, जो बाकियों से ज्यादा भूखा था, जमीन पर पड़ी हुई लाश को देखकर तुरंत ही नीचे की तरफ उड़ने लगा। उस गरुड़ ने गुस्से से हुंकार भरी और सीधा जाकर उस सफेद जादुई बाज से टकरा गया, जो आसमान से नीचे उस लाश की तरफ ही आ रहा था। वो दोनों ही जोर से जमीन पर गिर गए। जब बाकी के सफेद जादुई बाजों को पता चला कि वो गरुड़ एक इंसान को बचा रहा था, तो वो जोर जोर से आवाजें निकालने लगे। वो गरुड़ तुरंत उठा और उस मरे हुए 17 साल के लड़के के सामने आकर अपने पंख फैला लिए, जो अभी पूरी तरह से बड़े भी नहीं हुए थे। उसने अपना सिर उठाया और आसमान से आ रहे सफेद जादुई बाजों को गुस्से से देखा। उसकी आंखों में एक आग थी। अपने मालिक की लाश को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। योजक चिन्ह ईशाना सैनिकों के बंकर्स के पास एक छोटे से कमरे की तरफ जा रही थी। ज्यादातर बैटल मैजिशियंस युद्ध में गए थे, इसीलिए कैंप में कम लोग ही बचे थे। ईशाना अनिरुद्ध के कमरे में जा रही थी। भले ही वो छोटा सा स्टोर रूम था, लेकिन उसने उसे एकदम साफ सुथरा रखा था। वहां सिर्फ कुछ ग्रे पंख फैले हुए थे। कैप्टन, अनिरुद्ध अभी पूरी तरह मिलिट्री में नहीं आया है, इसलिए हम उसके लिए एक बंकर नहीं दे पाए। उसका भाई एक बैटल मैजिशियन था और गरुड़ पक्षियों को काबू करना भी जानता था। जब वो अचानक एक मिशन पर गायब हो गया, तो मैंने अनिरुद्ध का ख्याल रखने के लिए उसे यहाँ रख लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो बीस्ट मास्टर से काम भी सीख रहा है। क्या उसने कोई शरारत की? वहां मौजूद एक बीस्ट मास्टर ने कहा। ईशाना उसके कमरे में गई और सामने दीवार पर लगे हुए फोटो फ्रेम को निकालकर ध्यान से देखने लगी। उस तस्वीर में एक जवान मैजिशियन अपना हाथ अनिरुद्ध के सिर पर रखे हुए था, जो लगभग 12-13 साल का दिख रहा था। उस जवान मैजिशियन के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी, लेकिन अनिरुद्ध को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो फोटो खिंचवाने में शर्मा रहा था। उसके बगल में एक ऊंचा, पूरा हट्टा कट्टा सफेद गरुड़ पक्षी खड़ा था और अनिरुद्ध बहुत ही संभाल कर अपने हाथ में एक अंडा पकड़े हुए था, जो ग्रे कलर का था। उसके पकड़ने के ढंग से साफ समझ में आ रहा था कि वो उस ग्रे अंडे का कितना ध्यान रखता था। अनिरुद्ध उस मिक्स ब्रीड गरुड़ की बहुत अच्छे से देखभाल करता है। उसके साथ बिल्कुल लापरवाही नहीं करता। आखिर क्यों नहीं करेगा? वो अंडा उसके भाई ने उसे तोहफे में दिया था और उसके बाद ही वो लापता हो गया। आमतौर पर हम यहाँ किसी को मिक्स ब्रीड गरुड़ नहीं पालने देते, लेकिन उसके भाई के जाने के बाद अनिरुद्ध का और कोई था भी नहीं, इसीलिए हमने उसे यहाँ रहने दिया।
आखिर वो है तो अभी एक लड़का ही ना, और वो हमेशा कहता है कि एक दिन पश्चिमी किले का सबसे ताकतवर गरुड़ मैजिशियन बनेगा। मैं जानता हूं कि उसने जनरल का ऑर्डर नहीं माना, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मामला इतना सीरियस होगा कि आपको यानी कि मैजिक कोर्ट की एक मेंबर को यहां तक आना पड़ेगा। अगर आप उसे सजा देने आई हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उसे ज़्यादा सख्त सजा मत दीजिएगा। वो अभी थोड़ा नासमझ है, लेकिन आगे से मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। वो कुछ भी गलत नहीं करेगा। मैं उसकी पूरी गारंटी लेता हूं, बस इस बार उसे बच्चा समझकर माफ कर दीजिएगा। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। बीस्ट मास्टर नहीं जानता था कि अनिरुद्ध के साथ क्या हुआ था। उसे लग रहा था कि अनिरुद्ध ने कोई गलती की थी, इसलिए ईशाना यहां आई थी और वो यही सोचकर उसे सजा से बचाने की कोशिश कर रहा था। देखा जाए तो वो बीस्ट मास्टर अनिरुद्ध के भाई का काफी करीबी दोस्त था। भले ही वो हमेशा अनिरुद्ध के साथ बहुत ही सख्ती से पेश आता था, लेकिन उसे उसकी उतनी ही फिक्र रहती थी। वो नहीं चाहता था कि एक छोटी सी गलती के लिए अनिरुद्ध को आर्मी से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि महज एक ही साल में वो एक ऑफिशियल बैटल मैजिशियन बनने वाला था। CH-224 बदला लेने का वक्त आ गया। अनिरुद्ध का सारा सामान पैक करके मुझे दो और साथ ही अपने कमांडर से कहो कि वो हमेशा उसे एक गरुड़ बैटल मैजिशियन का ओहदा देकर ही याद करें। ईशाना ने उस फोटो फ्रेम को दीवार पर रखते हुए कहा। गरुड़ बैटल मैजिशियन, आप उसे मिलिट्री रैंक देने आए हैं? बीस्ट मास्टर ने कंफ्यूज होकर कहा। लेकिन तभी उसे ईशाना की पूरी बात याद आई और वो बोला, आपने क्या कहा? याद करे मतलब? किसी को याद करना और किसी को मिलिट्री में ओहदा देना दोनों अलग अलग बातें थीं। मिलिट्री में किसी मैजिशियन को याद तब करते हैं जब वो शहीद हो जाता है और उसे ओहदा तब देते हैं जब वो जिंदा रहता है। वो बीस्ट मास्टर एक मामूली पोस्ट पर था, इसीलिए वो नहीं जानता था कि मीटिंग रूम में क्या हुआ था। इसलिए जब ईशाना आई तो उसे लगा कि अनिरुद्ध ने कोई परेशानी खड़ी की होगी। हमें माफ कर दीजिए, हम उसे बचा नहीं पाए, ईशाना ने उस बीस्ट मास्टर से दुखी होकर कहा। उसे सचमुच इस बात का बहुत ही ज्यादा पछतावा था कि वो अनिरुद्ध जैसे बहादुर लड़के को नहीं बचा पाई थी। बीस्ट मास्टर बस किसी मूर्ति की तरह वहां खड़ा हुआ था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो इस सच को नहीं मानना चाहता था कि उसके दोस्त का भाई, जो उसकी जिम्मेदारी था, अब मर चुका था। बस एक साल और अनिरुद्ध एक बैटल मैजिशियन बनने वाला था, लेकिन अचानक सब बदल गया था। उससे बेहतर और कोई भी नहीं जानता था कि अनिरुद्ध एक बैटल मैजिशियन बनने के लिए कितना उतावला था। वो बिल्कुल अपने बड़े भाई की तरह बनना चाहता था और उसी के नक्शे कदमों पर भी चल रहा था। उसके पास मिक्स ब्रीड गरुड़ पक्षी होने के कारण सब उसके साथ बुरा बर्ताव करते थे, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। वो हमेशा अपनी उम्मीद के दम पर आगे बढ़ता रहा। बीस्ट मास्टर के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो बस जानना चाहता था कि अनिरुद्ध के साथ ऐसा क्या हुआ था। बीस्ट मास्टर, अचानक बनकर के बाहर से किसी के चीखने की आवाज आई। बीस्ट मास्टर को अभी अभी अनिरुद्ध की मौत का बहुत बड़ा झटका लगा था। मैं यहाँ हूँ, बीस्ट मास्टर ने कुछ देर बाद धीमी आवाज में कहा। आपकी गार्ड पोस्ट की तरफ एक लाल गरुड़ पक्षी उड़कर आ रहा है। कोई कह रहा है कि ये वही गरुड़ है जिसकी आप देखभाल कर रहे थे। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम उसे मारे या फिर नहीं। आप जल्दी मेरे साथ चल कर देखिए, उस आदमी ने कहा। उस आदमी की बात सुनकर बीस्ट मास्टर बुरी तरह से कंफ्यूज हो गया था। जहां तक उसे याद था कि आज तक उसने कोई भी लाल गरुड़ पक्षी नहीं पाला था। चलो वहीं चलकर देखते हैं। वो दोनों तुरंत अनिरुद्ध के कमरे से निकलकर गार्ड पोस्ट की तरफ जाने लगे। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां कई सारे वकर्स और कुछ सैनिकों की भीड़ लगी हुई थी। वो तय नहीं कर पा रहे थे कि वो गरुड़ पक्षी उन पर हमला करने के लिए आ रहा था या नहीं। तभी ईशाना और बीस्ट मास्टर ने देखा कि एक लाल गरुड़ पक्षी बेहद अजीब ढंग से उड़कर उनकी तरफ आ रहा था। दूर से ऐसा लग रहा था कि उसे काफी चोट लगी थी और बार बार वो अपना बैलेंस खो रहा था। लेकिन गिरने से पहले वो अपने पंख फिर से फड़फड़ाने लग जा रहा था। आखिर में, जब वो गरुड़ पक्षी उनके गार्ड पोस्ट से सिर्फ 50 मीटर दूर पहुंचा, तब बीस्ट मास्टर ने उसे ध्यान से देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका सोचना एकदम सही था। उसने आज तक एक भी लाल गरुड़ पक्षी नहीं पाला था और वो गरुड़ पक्षी लाल नहीं था, बल्कि खून से सना हुआ था। आखिर में बीस्ट मास्टर को समझ आया कि वो कोई लाल गरुड़ नहीं बल्कि उसका रंग ग्रे था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसका सिर, उसके पंख, उसके पंजे, सब कुछ, उसके शरीर के हर हिस्से पर जख्म था। कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जहां उसे चोट नहीं लगी थी। उसका खून लगातार बह रहा था और यही कारण था कि वो देखने में एक लाल गरुड़ की तरह लग रहा था। बीस्ट मास्टर को आर्मी में रहते हुए 10 से ज्यादा साल बीत गए थे और उसने लोगों को मरते हुए देखा था। इसीलिए ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी।
लेकिन जब उसने उस गरुड़ को गार्ड पोस्ट पर उतरते हुए देखा और उसकी पीठ पर 17 साल के लड़के की लाश देखी तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी आंखों के सामने ये नज़ारा देखकर ईशाना भी चौंक गई थी। वो ग्रे गरुड़ किसी तरह अनिरुद्ध को वापस लेकर आ गया था। किले से इतना दूर होने के बाद भी वो पूरे युद्ध के मैदान को पार करके न जाने कितने सफ़ेद जादुई बाजों से लड़कर अपने मालिक को वापस ले आया था। उसके पंख पूरी तरह से खून से लाल हो गए थे। पोस्ट पर उतरने के बाद वो गरुड़ फिर से नहीं उड़ा, वही सबके सामने गिर गया। उसकी टूटी हुई गर्दन अनिरुद्ध की तरफ मुड़ गई थी और उसकी आंखों में अब जान नहीं बची थी। वो गरुड़ पक्षी भी अपने मालिक की तरह ही इस दुनिया से चल बसा था। ईशाना ने कई शक्तिशाली गरुड़ पक्षियों को देखा था। उनके पास अपार ताकत थी और उनके पंख बेहद खूबसूरत थे। लेकिन आज के बाद उसे सिर्फ एक गरुड़ पक्षी याद रहने वाला था और वो था अनिरुद्ध का मिक्स ब्रीड ग्रे गरुड़ पक्षी। वो भी बिल्कुल अपने मालिक की तरह ही बहादुर और जाबांज था। उन दोनों शहीदों को देखकर ईशाना की आंखों से आंसू बहने लगे। पश्चिमी झील में छुटकी और आरव ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से जंगल में जो कुछ भी हो रहा था सब कुछ सुन चुके थे। उन्होंने उस गरुड़ की चीखें भी सुनी थी जब वो अनिरुद्ध को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो भी बिल्कुल अपने मालिक के तरह ही बहादुर था। अनिरुद्ध को वापस ले जाने के लिए वो न जाने कितने सफ़ेद जादुई बाजों से लड़ गया था। आखिर वो गरुड़ अनिरुद्ध को किले तक तो ले ही आया था, लेकिन उनके दिल अभी शांत नहीं हुए थे। उनके दिल में मंत्री पीडी के लिए नफरत आग की तरह धधक रही थी। वो उसे जल्द से जल्द उसके किए की सजा दिलवाना चाहते थे। छुटकी और आरव की देखभाल करने के बाद विराट काला सांप उठ गया था। जब वो दोनों अनिरुद्ध जैसे एक बहादुर लड़के के मरने का शोक मना रहे थे, तब तक विराट काले सांप के पूरे घाव गायब हो गए थे और उसके शरीर पर एक नई स्किन भी आ गई थी। उसकी पुरानी स्किन, जिस पर जगह जगह जख्म थे, वहीं पानी में पड़ी हुई थी। भले ही विराट काला सांप पहले से थोड़ा छोटा हो गया था, लेकिन अब न ही वो कहीं से थका हुआ लग रहा था और न ही कमजोर। जब उसकी स्किन बदलने का प्रोसेस पूरा हो गया था, तब उसने भी आरव और छुटकी के साथ सब कुछ सुन लिया था कि अनिरुद्ध और उसके गरुड़ के साथ क्या हुआ था। अचानक उसने एक जोर की आवाज की, मानो जैसे अपने ऊपर बैठे हुए इंसानों को गम की गहरी नींद से उठा रहा हो, उन्हें उनके दुख से बाहर आने को कह रहा हो। आरव अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने देखा कि विराट काला सांप पूरी तरह से बदल चुका है। उसकी नई स्किन एकदम चमक रही थी और उसकी साइज ही ये बताने के लिए काफी थी कि वो कितना शक्तिशाली था। विराट काले सांप ने फिर जोर की आवाज की, उसकी नजरें पश्चिम के आसमान की तरफ थीं। वहां वो अपने दुश्मनों को महसूस कर पा रहा था। वो नहीं भूला था कि मंत्री पीडी ने कैसे उसे महामारी के लिए फंसा दिया था। क्या तुम्हें अपना बदला लेना है? आरव ने विराट काले सांप के गुस्से को महसूस करते हुए कहा। विराट काला सांप इंसानों की भाषा समझता था। धीरे धीरे वो झील में इतना ऊपर उठा कि आसपास का इलाका देख सके। उसके बाद उसने अपना मुंह खोला और जोर की खूंखार आवाज की। वो अपने दुश्मनों को सतर्क करना था जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी। अब धरती पर उन लोगों का समय खत्म हो चुका था। अगले ही पल उसके शरीर से खतरनाक ऑरा निकलने लगा। उसके पास अपार शक्ति थी। क्या तुम्हारी प्रोसेस पूरी हो गई? आरव ने चौंक कर पूछा। वो अब भी विराट काले सांप के सिर पर खड़ा हुआ था। इसके पहले तो आरव को विराट काले सांप से थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन जब उसने उसका गुस्सा महसूस किया तो वो समझ गया कि उन दोनों के दिमाग में एक ही चीज चल रही थी। मंत्री पीडी बहुत ही शक्तिशाली इंसान था और शहर को बचाने का आखिरी रास्ता उसके पास था। अगर वो लाल जादुई बूटी लेकर क्वारंटाइन जोन पहुंच जाता तो समाज में उसका रुतबा और इज्जत और बढ़ जाते और फिर अनिरुद्ध और उसके गरुड़ को न्याय दिलाना भी और भी मुश्किल हो जाता। छुटकी और आरव मंत्री पीढ़ी की बहुत बुरी हालत करना चाहते थे और विराट काले सांप की स्किन बदलने की प्रोसेस भी अब एकदम सही समय पर पूरी हो गई थी। क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम मेरी बात सुनोगे? आरव ने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा। आरव को अपनी आत्मा में किसी तरह विराट काले सांप की आवाज सुनाई दे रही थी। विराट काले सांप ने तुरंत आवाज की। वो जानता था कि आरव ने उसकी मुसीबत के वक्त में सबसे ज्यादा मदद की थी, इसलिए वो आरव के साथ मंत्री पीढ़ी से बदला लेने के लिए तैयार था। वो सब कुछ तबाह कर देना चाहता था, उस महामारी को, उस पूरी साजिश को और उस साजिश रचने वाले को भी। तो ठीक है, चलो फिर उस धोखेबाज मंत्री को सबक सिखाते हैं। आरव गुस्से से चिल्लाया। पीढ़ी तो एक मंत्री कहलाने के लायक भी नहीं था। उसने अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया था। ना सिर्फ उसकी वजह से शहर में इतनी बड़ी महामारी फैली थी, बल्कि उसने उसका जिम्मेदार विराट काले सांप को ठहराकर उसे सजा भी दिलवा दी थी। लेकिन अब विराट काला सांप वापस आ गया था। स्वपन नगरी का रक्षक वापस आ गया था और अब कोई भी पीढ़ी को उससे नहीं बचा सकता था। छुटकी, मुझे उसकी लोकेशन बताओ, आरव ने अपने बगल में खड़ी हुई छुटकी से कहा।
वो इस वक्त पश्चिमी किले और क्वारंटाइन जोन के बीच पड़ने वाली सकरी घाटी में है। वो बस शहर पहुंचने ही वाला है, छुटकी ने अपना लैपटॉप देखकर कहा। उसने पहले ही स्टोरेज ब्रेसलेट पर एक खास डिवाइस लगा दिया था ताकि वो उसे ट्रैक कर सके, इसलिए वो अब आसानी से मंत्री पीढ़ी का पता बता सकते थे। मंत्री पीडी इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी शहर में छिपकर आने की कोशिश कर रहा था। अनिरुद्ध के लौटते वक्त उसने उस पर हमला किया था और अब उसके साथ भी वही होने वाला था। चलो कालिया, अब हम उस धोखेबाज को सबक सिखाते हैं, विराट काले सांप के सिर पर खड़े हुए आरव ने पश्चिम की तरफ इशारा करते हुए कहा। विराट काले सांप की नई स्किन एकदम काली और चमकदार थी। ऐसा लग रहा था कि उसने अपने शरीर पर कोई कवच पहना हुआ था। उसने एक जोर की हुंकार भरी और झील से सीधा आसमान में कूद गया। आम उड़ने वाले बीस्ट को बादलों तक पहुंचने के लिए पंख फड़फड़ाने पड़ते थे, लेकिन विराट काला सांप तो एक ही छलांग में बादलों तक पहुंच गया था। जैसे ही विराट काला सांप बादलों तक पहुंचा, उसके शरीर से झील का पानी नीचे की तरफ गिरने लगा। देखने से ऐसा लग रहा था कि बादलों से कोई झरना बह रहा था। आसपास रहने वाले लोग इस नज़ारे को देखकर दंग रह गए थे। उन्होंने आज से पहले कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। कुछ ही पलों बाद विराट काले सांप के चारों तरफ धुंध छा गई। उसका पूरा शरीर उस धुंध में ढक गया था। ये धुंध सिर्फ उसके शरीर को छिपा नहीं रही थी, बल्कि उसे स्वप्नगरी की तरफ भी ले जा रही थी। वो इस धुंध की मदद से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सकता था। आरव और छुटकी विराट काले सांप के सिर पर बैठे थे। उनके दिल जोर से धड़क रहे थे। उन्होंने आज तक ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। वो बादलों के ऊपर थे और तेजी से आगे बढ़ रहे थे। विराट काले सांप की रफ्तार का तो कोई जवाब ही नहीं था। पलक झपकते ही वो लोग शहर के बाहर पहुंच गए थे और दूर से शहर की लाइटें टिमटिम चमक रही थीं। थोड़ी दूर पर पूरा आसमान सफेद जादुई बाजों से भरा हुआ था। इतने लंबे और घमासान युद्ध के बाद सफेद जादुई बाजों की सेना सेफ जोन के अंदर आने ही वाली थी। वो शहर के काफी करीब पहुंच गए थे। विराट काले सांप ने सफेद जादुई बाजों पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नजरें नीचे घाटी में बिल्कुल आरव की तरह मंत्री पीढ़ी को ढूंढ रही थीं। वो हमारे ठीक नीचे है। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि वो कुछ लोगों से मिल रहा है, छुटकी ने अपने मिनी लैपटॉप पर देखकर बताया। वहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं और उनके ओरा से लगता है कि वो सारे सुपर रैंक मैजिशियंस हैं। मुझे लगता है कि हमें वापस लौट, इससे पहले कि आरव अपनी बात पूरी कर पाता, विराट काले सांप के चारों तरफ से वो धुंध गायब हो गई और वो सीधा नीचे जमीन की तरफ कूद गया। सुपर रैंक मैजिशियन? अगर वहां उनके जैसे 10 सुपर रैंक मैजिशियंस और भी आ जाते हैं तो वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि एक कुल देवता बीस्ट था। एक रूलर क्लास बीस्ट, जिसकी साइज इतनी बड़ी थी कि वो आसमान तक पहुंच सकता था। दुनिया में ऐसी बहुत कम चीजें थी जिन्हें विराट काला सांप अपना दुश्मन समझने के लायक मानता था। एक पिद्दी सा इंसान उसके लिए कुछ भी नहीं था, अब भले ही वो इंसान मंत्री पीढ़ी ही क्यों ना हो। एक काली परछाई तेजी से घाटी पार कर रही थी और ये कोई और नहीं बल्कि मंत्री पीढ़ी था जिसने अनिरुद्ध को मारा था। मंत्री शैडो एलिमेंट का एक्सपर्ट था। एक बार में ही वो कई सारी परछाइयों को पार कर सकता था। मंत्री पीढ़ी, हम काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं, झाड़ियों के पीछे से निकलकर एक आदमी ने कहा। उसके पीछे कुछ और लोग आए जो कई मंत्रियों के असिस्टेंट लग रहे थे। उनके ओरा से ये साफ समझ में आ रहा था कि वो एडवांस्ड मैजिशियंस थे। मंत्री पीढ़ी ने परछाइयों से बाहर आकर कहा, मैं माल ले आया हूं। तुम सबको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। मेरे साथ रहकर तुम लोग हमेशा अमीर और शक्तिशाली बने रहोगे। वो सारे लोग मुस्कुराने लगे। उनमें से जो सबसे पहले बाहर आया था, उसने कहा, चलिए हम आपको क्वारंटाइन जोन ले चलते हैं। स्वप्ननगरी अभी खतरे में है और मैं, मंत्री पीडी, इसका रक्षक बनकर सबके सामने आऊंगा। एक बार मैंने शहर को इस महामारी से बचा लिया तो सभी लोग मेरे कर्जदार हो जाएंगे और कोई भी मुझे कुछ भी करने से रोक नहीं पाएगा। जल्द ही मैं चेयरमैन भी बन जाऊंगा, मंत्री पीडी ने हंसते हुए कहा।